नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। फ्रेंड्स उस सीरीज के सेकेंड यूनिट का 7वां क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने 6 वीडियो के माध्यम से आप लोगों का 90 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग 91 से नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 91 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल होल फॉर रिमिंग डायमीटर 10 mm, है ना। फ्रेंड्स देखिए 10 mm के लिए आपका रीमर का ड्रिल साइज यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, यानी रीमर ड्रिल साइज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे अगर आपको रीमर ड्रिल साइज अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीमर साइज माइनस यहाँ पे ओवर साइज प्लस अंडर साइज। क्लियर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रीमर ड्रिल साइज इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रीमर साइज 10 mm दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स ओवर साइज होता है 0.05 mm और प्लस अंडर साइज होता है 0.2, है ना, इसको याद रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.25 mm हो जाएगा। और फिर इसको हम माइनस करेंगे 10 में 0.25 को तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ पे 75 हो जाएगा। क्लियर, यानी अगर आपको 10 mm रिमिंग करना है, यानी 10 mm रिमिंग करना है ना, रिमर का यूज करना है किसी भी होल को फिनिशिंग करने के लिए, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे ड्रिल साइज होगा फ्रेंड्स वो आपका 9.75 आपका ड्रिल साइज होगा। क्लियर, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं और जिस ऑप्शन में हमारा 9.75 mm होगा वो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में ही आपको मिल जा रहा है 9.75 mm। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हैंड रीमर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि हैंड रीमर में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्लियर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर देखना होगा और फिगर के माध्यम से आपको इस यहाँ पे जो एंगल आपको यहाँ पे एक्स मार्क लगाकर पूछा है उस एंगल के बारे में यहाँ पे आपको बताना है ना। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे एंगल इंडिकेट किया हुआ है ये कौन सा एंगल इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है टेपर लीड, ऑप्शन बी वेबल लीड, ऑप्शन नंबर सी आपका सर्कुलर लीड और ऑप्शन नंबर डी है टेपर लीड एंगल। क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी जो आपका इस रिमर में यहाँ पे जो आपका एंगल इंडिकेट किया हुआ है फ्रेंड्स हम इसको बोलते हैं टेपर लीड एंगल बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, टेपर लीड एंगल बोलते हैं। यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर, तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 93 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि वाई ड्रिल्ड होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया, है ना। देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है क्या कि ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपका ड्रिल साइज कितना है, आपका ड्रिल की जो डायमीटर है वो 9 mm है और आपका जो होल है वो आपका 9.5 mm का बन गया। यानी ड्रिल के डायमीटर से क्या हो गया, ड्रिल के डायमीटर से आपका 5 mm यहाँ पे 0.5 mm क्या हो गया, एक्स्ट्रा बन गया। क्लियर। तो उसका कारण क्या है, इसी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फीड रेशियो इज मोर, क्या फीड अनुपात अधिक होने के कारण हमारा ड्रिल डायमीटर से हमारा जो छिद्र है वो बड़ा होगा, या ऑप्शन नंबर बी कूलिंग इज इन, यहाँ पे क्या बोल रहा है इफेक्टिव, यानी बोल रहा है कि शीतलक प्रभावी है, या ऑप्शन नंबर सी इनसफिशियंस यहाँ क्लियरेंस एंगल, है ना। बोल रहा है कि अपर्याप्त क्लियरेंस एंगल यानी इनसफिशियंट क्लियरेंस एंगल, या यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्रेंड्स अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिल के व्यास की तुलना में, है ना, क्या ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र, माने जो हम यहाँ पे ड्रिल को बना रहे हैं, जो हमारा ड्रिल बन गया है, ड्रिल छिद्र बन गया है ना, ड्रिल के व्यास की तुलना में क्या उसकी आकार अधिक क्यों हो जाती है, ये बोल रहा है ना। तो फ्रेंड्स इसका कारण ये होता है कि आपका यदि अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज यानी कटिंग एज की असमान लंबाई अगर हो आपके ड्रिल में, तो आपका जो आकार बनेगा वो ड्रिल डायमीटर के आकार से बड़ा बनेगा। क्लियर। यही आपका डिफेक्ट है ना, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एजेस। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि आपका जो ड्रिल है वो ओवर हीट क्यों हो जाता है ना। आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय आपका जो ड्रिल है वो क्या हो जा रहा है, ओवर हीट हो जा रहा है। तो उसका कारण क्या है, तो फ्रेंड्स उसका कारण आपका इन तीनों का हो जाएगा। यानी अगर आपका फीड अनुपात अधिक हो, शीतलक प्रभावी है, क्लियर, और अपर्याप्त क्लियरेंस है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका ओवर हीट हो जाएगा आपका ड्रिल। क्लियर। अगर आपके पास इनसफिशिएंट क्लियरेंस एंगल नहीं है, उसके बाद कूलिंग इज इन इफेक्टिव, उसके बाद फीड रेशियो इज मोर, तो इस सारी कंडीशन में आपका जो ड्रिल क्या हो जाएगा, आपका ओवर हीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ड्रिल में अनइक्वल लेंथ कटिंग एज की है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ड्रिल डायमीटर से जो छिद्र बनेगा वो बड़ा बन जाएगा। क्लियर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल फॉर चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग, है ना फ्रेंड्स। बोल रहा है कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है ना। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा काउंटर सिंक टूल होता है ना, काउंटर सिंक टूल के डिफरेंट एंगल होते हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग, है ना। बोल रहा है कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या है। अगर आप थ्रेड किए हैं, है ना, थ्रेडिंग किए हैं
और ड्रिल किए गए छेद के अंत में आपको चैम्फरिंग करना है। तो चैम्फरिंग करने के लिए जो काउंटर सिंक का एंगल है वो कितना डिग्री होगा? तो फ्रेंड्स उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी 120 डिग्री होता है हमारा चैम्फरिंग के लिए। क्लियर। अगर यहाँ पे बात करें 75 डिग्री, तो 75 डिग्री काउंटर सिंक रिवेट के लिए हो जाता है। क्लियर। और 80 डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हो जाता है। काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हो जाता है। और 90 डिग्री की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए आपका हो जाता है ना। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, 90 डिग्री क्या होगा आपका काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा। और 75 डिग्री काउंटर सिंक रिवेट के लिए हो जाएगा। और 80 डिग्री आपका हो जाएगा काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हो जाएगा। क्लियर। और चैम्फरिंग की बात करें तो चैम्फरिंग के लिए आपका 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको सारे यहाँ पे ऑप्शन भी क्लियर होने चाहिए। और फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ इसका क्या हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड, इस थ्रेड का नाम क्या है ना। तो फ्रेंड्स आपको इस थ्रेड का नाम यहाँ पे देखना है और पहचानते हुए आपको ऑप्शन के साथ इसका करेक्ट आंसर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वी थ्रेड, क्या यह वी थ्रेड है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बट्रेस थ्रेड। ऑप्शन सी की बात करें तो स्क्वायर थ्रेड। और ऑप्शन डी बोल रहा है साटूथ थ्रेड, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी इसको हम साटूथ थ्रेड के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके एंगल की। तो एंगल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी थ्रेड का जो होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। और बट्रेस थ्रेड की बात करें तो 45 डिग्री होता है। और यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड की बात करें तो 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्लियर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो 95 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी जो आपका यहाँ पे फिगर यहाँ पे शो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं साटूथ थ्रेड के नाम से हम यहाँ पे इसको जानते हैं। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, है ना। बोल रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका कुछ यहाँ पे एक स्क्रू थ्रेड दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्रू थ्रेड के यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्रस्ट टू क्रस्ट होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है मेजर डायमीटर होता है। क्लियर। और जो आपका रूट से रूट होता है वो आपका माइनर डायमीटर कहलाता है। क्लियर। और ये दो थ्रेड जो जिस एंगल में बने होते हैं उसको हम थ्रेडेड एंगल बोलते हैं, यानी थ्रेड एंगल बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारा थ्रेड की एकदम यहाँ पे क्या है बीच से जो गुजरी हुई है उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे पिच डायमीटर बोलते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपका जो यहाँ पे एक्स मार्क लगाकर यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, उस एंगल को हम हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं, है ना। यानी हेलिक्स एंगल हम उसे कहेंगे, यानी हेलिक्स एंगल हम उसे कहेंगे जो किसी भी स्क्रू थ्रेड के एक्सिस और उसके जो यहाँ पे थ्रेड बने हैं उसके एंगल के बने कोण को, यानी उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं हेलिक्स एंगल बोलते हैं। किसके बीच स्क्रू के एक्सिस और यहाँ पे जो आपका थ्रेड बना हुआ है थ्रेड एंगल। क्लियर।
थ्रेड के जो झुकाव एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, हेलिक्स एंगल। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका यहाँ पे देखिए आपका एक्स भाग जो इंडिकेट किया हुआ है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, हेलिक्स एंगल हो जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, जो एक्स भाग यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है फ्रेंड्स, वो आपका ये भाग क्या है, ये भाग आपका हेलिक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब इसी के साथ चलिए हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। क्लियर। बोल रहा है कि डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। क्लियर। बोल रहा है कि डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टू टाइटन द डाई, क्या डाई को कसने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, यानी कट के गहराई को समायोजित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बोल रहा है टू एडजस्ट द डाया ऑफ इंटरनल थ्रेड, या आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी टू एडजस्ट द डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, है ना, बोल रहा है बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपका डाई स्टॉक में जो हमारा सेंटर स्क्रू होता है फ्रेंड्स, उस सेंटर स्क्रू का जो काम होता है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, यानी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए आपका डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू होता है वो प्रदान किया जाता है ताकि आप उसको एडजस्ट कर सकें कट के गहराई को। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपका 97 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 98 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिए स्क्रू थ्रेड के एंगल से रिलेटेड पूछा गया है। क्लियर। फ्रेंड्स देखिए बोला गया है कि व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड्स, बोल रहा है कि मीट्रिक वी थ्रेड का जो सन्निहित कोण क्या है। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका मीट्रिक वी थ्रेड का जो एंगल होता है वो फ्रेंड्स आपका 60 डिग्री हो जाता है। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। हमने अभी जस्ट बताया था कि जो वी थ्रेड होती है, वी थ्रेड का जो आपका एंगल होता है फ्रेंड्स वो आपका कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई की। तो 45 डिग्री किसका होता है, बटरेस थ्रेड का होता है, और 29 डिग्री जो होता है हमारा एक्मे थ्रेड का होता है। और यहाँ पे देखिए 47, यानी यहाँ पे बोला गया है 47.5 डिग्री, है ना, तो 47.5 डिग्री हमारा बीए थ्रेड का होता है ना, बीए यानी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। क्लियर। बीए का आपका हो जाएगा 47.5 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री आपका बटरेस थ्रेड का होता है, 29 डिग्री एक्मे थ्रेड का होता है। और अगर बात कर ले मीट्रिक वी थ्रेड की, तो मीट्रिक वी थ्रेड का जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो आपका 60 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों का इस तरह से सारे ऑप्शन भी क्लियर होने चाहिए। और ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल से रिलेटेड। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस पॉइंट को नोट कर रहे होंगे और आप लोग इसको अच्छे से याद कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो आप लोग वीडियो एनालिसिस करके वहाँ से आप नोट करके उसको याद कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स देखिए अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग से यहाँ से रिलेटेड पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए बोला गया है 99 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट 46 रिप्रेजेंट्स इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बोल रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील
है ना, 32A4-6H8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है? क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने बताया, प्रीवियस वीडियो में भी बताया और उससे पहले वाले वीडियो में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ग्राइंडिंग व्हील के मार्किंग सिस्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट जो इंडिकेट कर रहा है 32, जो हमारा इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, वो आपका ग्राइंडिंग व्हील की प्रकृति के बारे में यहाँ पे इंडिकेट करता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे एक ही, तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, वो आपका ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव को यहाँ पे इंडिकेट करता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे 46 की, तो 46 जो आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, वो आपका ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करता है। और एच की बात करें तो फ्रेंड्स एच आपका ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। और 8 की बात करें तो 8 आपका किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। और भी की बात करें तो फ्रेंड्स भी आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 46 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 46 जो रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, वो आपका किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव के ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करता है ना, यानी ग्रेन साइज को यहाँ पे 46 रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रेड, ऑप्शन बी बोल रहा है ग्रेन साइज, ऑप्शन सी बोल रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो बोल रहा है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा यहाँ पे जो 46 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्या ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है ना। तो चलिए इसके फिगर की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो प्रयुक्त होने वाला यहाँ पे टूल है, उस टूल के फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। और फ्रेंड्स आपसे इसका नाम पूछा गया है ना, कि इसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन की ओर चलेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। और फ्रेंड्स चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपका टूल है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है होनिंग टूल, ऑप्शन बी अब्रेसिव स्टिक, ऑप्शन सी यहाँ पे डायमंड ड्रेसर, और यहाँ पे डी बोल रहा है स्टार व्हील ड्रेसर। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी डायमंड ड्रेसर के नाम से हम इस टूल को जानते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स ये आपको आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इस टूल को हम डायमंड ड्रेसर के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी इसे हम डायमंड ड्रेसर के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए दिया हुआ है, पूछा गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। क्लियर। देखिए एल्युमिनियम धातु का रंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि एल्युमिनियम का कलर कैसा होता है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन की साथ यहाँ पे क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डल वाइट, यानी मंद सफेद, वाइट, ब्राइट वाइट, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी ब्लूस ग्रे कलर, है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका वाइट के साथ चला जाएगा, यानी हमारी जो एल्युमिनियम होती है फ्रेंड्स, वो कलर में कैसा होता है, हमारा वाइट होता है ना। वैसे भी बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को जरूर लिखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि एल्युमिनियम
एक नॉन फेरस मेटल होता है ना। क्या होता है? नॉन फेरस मेटल होता है। क्लियर? नॉन फेरस मेटल होता है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखना है फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम जो है आपका, एल्युमिनियम जो है आपका बॉक्साइड, बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगले पॉइंट लिखिएगा कि एल्युमिनियम का आपका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? एल्युमिनियम की जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होती है फ्रेंड्स, वो आपका कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस होता है। और अयस्क की बात करें तो अयस्क में आपका क्या हो जाता है? अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम आपका बॉक्साइड से प्राप्त होता है। क्लियर? अब उसके बाद बात कर लें, एल्युमिनियम आपका, एल्युमिनियम आपका सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। क्लियर? क्या होता है? डक्टाइल होता है। क्लियर? अब उसके बाद बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, एल्युमिनियम हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली हमारी यहाँ पे मेटल होती है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है यानी लो होती है। क्लियर? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली ये मेटल होती है। ये धातु जो होता है, एल्युमिनियम धातु जो होती है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्लियर? और अगला पॉइंट फ्रेंड्स आप लिखिएगा कि एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होती है, इसीलिए इसका प्रयोग वायुयान फैक्ट्रियों में किया जाता है ना, यानी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इस मेटल का यूज अधिकतर किया जाता है क्योंकि ये सबसे हल्की धातु होती है। क्लियर? और अगर बात कर लें आप यहाँ पे फैब्रिकेशन वर्क के लिए भी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे बताया कि एल्युमिनियम क्या होता है? नॉन फेरस मेटल होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा, है ना। सेकेंड पॉइंट में हमने बताया था कि एल्युमिनियम की जो कलर होती है वो क्या होती है? वो आपका वाइट होता है। क्लियर? अब फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? और फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स की बात करें तो एल्युमिनियम हमारा सॉफ्ट एंड क्या होता है? डक्टाइल होता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है यानी कंडक्टर होता है, यानी इसमें चालकता की गुण पाई जाती है। क्लियर? अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अगला पॉइंट यानी 7 पॉइंट की। तो देखिए फ्रेंड्स 7 में क्या आपको लिखना है? एल्युमिनियम लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल होती है। क्लियर? यानी क्या आप बोल सकते हैं, यानी एल्युमिनियम हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली हमारी मेटल होती है। क्लियर? अब फ्रेंड्स बात कर लें, एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होती है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जहाँ पे वायुयान बनते हैं वहाँ पे एल्युमिनियम यूज़ क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स उसका करेक्ट आंसर होगा कि एल्युमिनियम क्या होता है? सबसे हल्की धातु होता है। क्लियर? और सॉफ्ट भी होता है। इसी के लिए, इसी चलते हम लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों का सारा ऑप्शन यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका 102 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट H denote in the specification of grinding wheel,
है ना, 32A 46H 8V। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने बात किया कि हमारा जो 32 होता है वो किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की प्रकृति के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा अब्रेसिव के बारे में रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे 46 की बात करें तो ग्रेन साइज, एच हमारा ग्रेड रिप्रेजेंट करता है। और 8 की बात करें तो 8 हमारा स्ट्रक्चर और भी हमारा बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पे एज के बारे में पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी स्ट्रक्चर को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। इसीलिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी एच हमारा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। इसी के साथ आपका यहाँ पे 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवायर स्टील। बोल रहा है कि क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवायर स्टील के बने होते हैं, है ना। क्या रीजन है कि हम प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो हम यहाँ पे मेटल यूज करते हैं बनाने के लिए वो हम इनवायर स्टील ही क्यों यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है, ये यहाँ पे बोला गया है ड्यूरेबिलिटी यानी अस्थायित्व होती है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे चीपर इन कॉस्ट यानी लागत में सस्ता होती है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सरफेस फिनिशिंग इज फाइन। ऑप्शन डी बोल रहा है लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी विस्तार का कम गुणांक होता है। तो फ्रेंड्स जी हाँ, हमारी जो यहाँ पे इनवायर स्टील इसलिए प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इनवायर स्टील को जो यहाँ पे विस्तार गुणांक है वो कम होता है, यानी लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी विस्तार का कम गुणांक होने के कारण ही हम यहाँ पे इनवायर स्टील का प्रयोग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में करते हैं। क्लियर। तो इसीलिए आपका 103 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि इस वर्नियर माइक्रोमीटर के रीडिंग की गणना करें। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट यूनिट के वीडियो में हमने यहाँ पे बात किया था कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर होते हैं, है ना, उसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स उसका लिस्ट काउंट हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसको देखकर अपने आप को अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर की, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग एक नोट लगाइएगा। फ्रेंड्स देखिए लिखना क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए याद रखना है कि जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है फ्रेंड्स देखिए ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की अपेक्षा अधिक परिशुद्धता के माप लेता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स वो कितना होता है 0.01 mm होता है। क्लियर। अगर फ्रेंड्स आपको इससे भी अधिक एक्यूरेसी में अगर माप लेना है माइक्रोमीटर के द्वारा तो आप किस माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आप वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स वर्नियर माइक्रोमीटर का यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होती है 0.001 mm, है ना। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर की। तो चलिए यहाँ पे इसके फिगर की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका यहाँ पे फिगर और आज हम समझेंगे इसी फिगर के माध्यम से हम सारे ग्रेजुएशंस को। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए
जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है फ्रेंड्स, वो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर से एकदम हूबहू मिलता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं फ्रेंड्स। इसमें चेंजेस क्या होता है, इसमें चेंजेस यही होता है कि हमारे वर्नियर माइक्रोमीटर में एक हमारा वर्नियर स्केल बना होता है, लेकिन ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर में हमारा ये वर्नियर स्केल नहीं बना हुआ रहता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यही इसमें एक खासियत है कि हमारा इसमें वर्नियर स्केल बना होता है, जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने बताया था ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर में कि ये इसको हम थिम्बल बोलेंगे। क्लियर। सारा कुछ वही पार्ट्स है ना। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। इसको क्या हम बोलेंगे, थिम्बल बोलेंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैरेल बोलते हैं। क्लियर। वैरेल या स्लीव भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर। याद रखिएगा, इसको हम वैरेल या स्लीव बोलते हैं। और ये जो आपका है इसे हम थिम्बल डिवीज़न बोलते हैं। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल डिवीज़न बोलते हैं। फ्रेंड्स ये सारा चीज़ आप लोग नोट करते जाइएगा, है ना। थिम्बल डिवीज़न। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो हमारा है इसे हम बोलते हैं वर्नियर डिवीज़न। क्लियर। क्या बोलते हैं, वर्नियर डिवीज़न, है ना, वर्नियर डिवीज़न। अब फ्रेंड्स जो ऊपर वाला है ना, यानी डॉटम लाइन के ऊपर वाला है, तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले डॉटम लाइन देख लेते हैं। क्लियर। ये जो फ्रेंड्स आप बीचों बीच लाइन देख रहे हैं ना, उसको हम डॉटम लाइन बोलेंगे। क्लियर। क्या बोलेंगे, डॉटम लाइन। क्लियर। अब फ्रेंड्स देखिए, डॉटम लाइन के ऊपर जो डिवीज़न बना है ना, डॉटम लाइन के ऊपर जो डिवीज़न बना है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेन डिवीज़न बोलेंगे। क्लियर। डॉटम लाइन के ऊपर वाले जो डिवीज़न बना है उसे हम मेन डिवीज़न कहते हैं, मेन डिवीज़न बोलेंगे। और डॉटम लाइन के जो नीचे वाले जो भाग यहाँ पे बने हैं, ग्रेजुएशन बने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब डिवीज़न बोलेंगे। क्लियर। क्या बोलेंगे, सब डिवीज़न कहते हैं, सब डिवीज़न। तो फ्रेंड्स यहाँ से बस आप लोगों को यही पार्ट्स याद रखनी है ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का ये यहाँ पे सारा पार्ट्स क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अगर फ्रेंड्स नोट नहीं किए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक्स लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट से रिलेटेड, है ना। तो अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में। तो ग्रेजुएशन के बारे में जब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादा कुछ इसमें फंक्शन नहीं है, बस एक ही फंक्शन है कि हमें ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की अपेक्षा इसमें एक एक्स्ट्रा जो वर्नियर स्केल दिया हुआ रहता है, बस वही इसमें ज़्यादा फंक्शन है, नहीं तो सारा हमारा ऑर्डिनरी मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के तरह ही ये काम करता है ना। अब फ्रेंड्स चलिए, ये हमारा जो वर्नियर स्केल बना होता है फ्रेंड्स, वो माइक्रोमीटर के किस पार्ट्स पे बना होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। जो हमारा माइक्रोमीटर का जो स्लीव होता है या बैरल, है ना, जिसको हम बैरल या स्लीव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो वर्नियर माइक्रोमीटर जो होती है ना, उसके वर्नियर डिवीज़न किस पार्ट्स पे बने होते हैं, तो वैरेल पे बने होते हैं या स्लीव पे बने होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद करिएगा, बैरेल या स्लीव पे हमारा वर्नियर स्केल बना होता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का 10 भाग, है ना, थिम्बल के 9 भाग के बराबर होता है। यानी वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न, है ना, 10 वर्नियर डिवीज़न 9 थिम्बल डिवीज़न के इक्वल होता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
हमारी 10 वर्नियर डिवीज़न। क्लियर, 10 वर्नियर डिवीज़न जो होता है वो हमारा 9 थिम्बल डिवीज़न के इक्वल होता है ना, थिम्बल डिवीज़न के इक्वल होता है। और फ्रेंड्स देखिए बात कर लेते हैं, अगर आप 1 वर्नियर डिवीज़न का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10 इंटू थिम्बल डिवीज़न। क्लियर, यही आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे यही आएगा ना। अगर 1 वर्नियर डिवीज़न का अगर आप मान निकालते हैं तो 9 इंटू थिम्बल डिवीज़न और अपॉन 10। क्लियर, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया था, हमारा आ गया था 1 वर्नियर डिवीज़न इज इक्वल टू कितना आ गया था यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ गया था 9 थिम्बल डिवीज़न, है ना, 9 थिम्बल डिवीज़न अपॉन 10। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे निकालते हैं 1 वर्नियर डिवीज़न का तो यहाँ पे 9 इंटू 1 थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है, 0.01 mm होता है। यानी जितना ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है वही हमारा थिम्बल डिवीज़न का मान होता है। अब हम इसमें 10 कर देंगे। क्लियर, तो 1 वर्नियर डिवीज़न और यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 0.009 है ना, और अपॉन 10, सॉरी यहाँ पे 0.09 हो जाएगा। क्लियर, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.09 में अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 वर्नियर डिवीज़न का मान कितना आ जाएगा, 1 वर्नियर डिवीज़न का हमारा मान आ जाएगा फ्रेंड्स 0.009 mm। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 वर्नियर डिवीज़न का मान कितना है, 0.001 mm, है ना। कैसे निकाला गया, हमारा निकाला गया था कि 10 वर्नियर डिवीज़न जो है वो 9 थिम्बल डिवीज़न के इक्वल होता है। तो 1 वर्नियर डिवीज़न इज इक्वल टू, है ना, 9 थिम्बल डिवीज़न अपॉन 10। अब 1 वर्नियर डिवीज़न इज इक्वल टू 9 इंटू 1 थिम्बल डिवीज़न का मान कितना है, 0.01 है, तो 0.01 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद अपॉन 10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए 9 इंटू 0.01 को, तो हमारा कितना आया, 0.09 आ गया। अब इसको हम 10 से डिवाइड कर दिए तो फ्रेंड्स हमारा आ गया 0.009 mm। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 1 वर्नियर डिवीज़न का मान कितना होता है, 0.009 mm। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी के बारे में, जिसको बोला जाता है लीस्ट काउंट, है ना। यानी वर्नियर डिवीज़न हो या ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर हो, सबकी जो एक्यूरेसी होती है वो लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। यानी जितना लीस्ट काउंट होता है वही हमारा एक्यूरेसी होता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट की। तो फ्रेंड्स देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है थिम्बल डिवीज़न के लिए, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा थिम्बल डिवीज़न के लिए जो हमारा लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर का क्या होता है, 1 थिम्बल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर डिवीज़न, है ना। तो फ्रेंड्स 1 थिम्बल डिवीज़न हमारा कितना था, 0.01 mm, और माइनस 1 वर्नियर डिवीज़न का मान कितना आ गया, 0.009 mm। अगर फ्रेंड्स हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, है ना, 0.001 mm हमारा यहाँ पे आ जाता है। क्लियर, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका जो लिस्ट काउंट आ गया, कितना आ गया, 0.001 mm आ गया। क्लियर, तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है। यानी वर्नियर डिवीज़न का जो हमारा यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना आ गया, यानी हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितना आ गया, 0.001
1, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं रीडिंग की, है ना। तो रीडिंग निकालने के लिए हमें कौन कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूरी होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना रहता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में देखना रहता है ना, मेन डिवीज़न। क्लियर, मेन डिवीज़न की रीडिंग हमें देखनी रहती है। सेकेंड हमारा देखना रहता है सब डिवीज़न। क्लियर, सब डिवीज़न का मान कितना होता है, एक सब डिवीज़न का 0.5 mm, है ना, 0.5 mm याद रखिएगा। और 1 मेन डिवीज़न का मान कितना होता है, 1 mm होता है। अब उसके बाद थिम्बल डिवीज़न, यानी थिम्बल रीडिंग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो थिम्बल रीडिंग के लिए हमें ज्ञात करने के लिए हमें थिम्बल डिवीज़न का मान याद रखना है। तो 1 थिम्बल डिवीज़न इज इक्वल कितना होता है, 0.01 mm। और फोर्थ हमारा है वर्नियर डिवीज़न। क्लियर, तो फ्रेंड देखिए वर्नियर रीडिंग हमें ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ पे वर्नियर डिवीज़न जो है हमारा कितना है, लिस्ट काउंट उसका वर्नियर स्केल का 0.001 mm, है ना। तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, तभी आपका यहाँ पे रीडिंग निकल पाएगा। क्लियर, तो अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कैसे रीडिंग निकाला जाता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपका जो माइक्रोमीटर है ना, जो वर्नियर माइक्रोमीटर है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन डिवीज़न की। तो फ्रेंड्स मेन डिवीज़न में क्या है, आपका मेन डिवीज़न में ये देखिए आपका यहाँ पे 5 चला गया है, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर, यानी मेन डिवीज़न में 9 mm आपका चला गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 into 1 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.000 mm। क्लियर, मेन डिवीज़न का तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स सब डिवीज़न, है ना। तो सब डिवीज़न हमारा यहाँ पे कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सब डिवीज़न हमारा हाफ दिखाई दे रहा है। एक ही सब डिवीज़न हमारा दिखाई दे रहा है ना। तो एक सब डिवीज़न जब दिखाई दे रहा है तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब डिवीज़न इज इक्वल टू यहाँ पे 1 सब डिवीज़न, और एक सब डिवीज़न का मान कितना होता है 0.5 mm। तो इसका कितना हो गया, इसका आपका कितना हो गया, इसको हम ऐड करेंगे 0.500। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। मेन डिवीज़न हो गया, सब डिवीज़न हो गया, थिम्बल डिवीज़न। क्लियर, तो फ्रेंड्स थिम्बल डिवीज़न जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 45। क्लियर, 45 हो गया, और उसके बाद ये 46 हो गया। क्लियर, यानी 46 आपका मैच कर रहा है। मैं ये वर्नियर यहाँ पे देखिए हमारी जो डॉटम लाइन है ना, डॉटम लाइन और थिम्बल की कौन सी लाइन से मैच कर रही है डॉटम लाइन, तो हमारा 46 थिम्बल का 46 भाग हमारा मैच कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46 इंटू 0.01। तो इसका कितना आ जाएगा 0.46 आ जाएगा। क्लियर, यानी 0.46 क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्नियर डिवीज़न की। तो फ्रेंड्स देखिए वर्नियर डिवीज़न में हमारा क्या है, वर्नियर डिवीज़न में जो हमारा मैच कर रहा है फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये आपका जो मैच किया हुआ है वो कितना है, यानी 2 यानी 1 2 3। क्लियर, कितना मैच कर रहा है 3 लाइन यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया हुआ है। ये जो लाइन है ब्लैक वाला, वो आपका कितना मैच कर रहा है 3 वर्नियर का यहाँ पे लाइन मैच कर रहा है हमारा थिम्बल से। क्लियर, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी हमारा यहाँ पे 3 जब मैच कर रहा है, तो 3 मैच कर रहा है, तो
वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर स्केल का यहाँ पे रीडिंग निकालने के लिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे वर्नियर डिवीज़न की जो हमारी रीडिंग आ जाएगी वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा कितना 3 जब मैच कर रहा है तो एक यहाँ पे इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है 0.001 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स जब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे टोटल को तो ऐड करने पर जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा देखिए 0 0 और 3 यानी हमारा हो गया 3। अब उसके बाद 0 6 यानी हो गया हमारा 6 और 4 और 5 यानी 9 पॉइंट, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 9। क्लियर। यानी 9.963। क्लियर। 9.963 जो है हमारा क्या आ गया 9.96 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9.963 mm यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। हम इसके लिए एक अलग से सेपरेट क्लास लेकर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। और उसमें हम अच्छे वे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है वाइट लाइम स्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द और इन द ब्लास्ट फर्नेस। बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए और इन द ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में क्यों मिलाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर जो है फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है फ्रेंड्स, ब्लास्ट फर्नेस से हम कौन सा आयरन प्राप्त करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिग आयरन हो जाएगा, यानी ब्लास्ट फर्नेस से हम कौन सा आयरन प्राप्त करते हैं, पिग आयरन प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन के साथ इसको क्लियर करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क के साथ, है ना, फ्लक्स के रूप में चूने का पत्थर क्यों यहाँ पे मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग, मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए, या टू सप्लाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, टू वर्न द कार्बन इन कोक यानी कोक में कार्बन को जलाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर यानी अयस्क और का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम जो फ्लक्स यूज करते हैं, यानी फ्लक्स के रूप में जो चूना पत्थर हम यूज करते हैं अयस्क के साथ, उसका काम होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए। यानी स्लैग का मतलब होता है कि जो औषधियाँ होती हैं, है ना, तो औषधि को क्या करता है वो छानता है ना। और औषधि जो होती है हमारी अयस्क की, जब वो पूरा वो आपका पूरा मेल्ट हो जाता है, पूरी लिक्विड अवस्था में जब हमारा अयस्क हो जाता है तो उसके ऊपर हमारा स्लैग जमा हो जाता है और जो हमारी शुद्ध यहाँ पे जो आयरन होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। क्लियर। नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर एक स्लैग यहाँ पे मोल्टेन स्लैग यहाँ पे एक होल होता है जिसकी सहायता से हमारी गंदगी क्या होती है ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए जो लाइमस्टोन यूज किया जाता है फ्लक्स के रूप में, उसका काम होता है मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए। और जब तक मोल्टेन स्लैग बनेगा नहीं हमारा अयस्क या औषधियाँ निकलेंगी नहीं, है ना। तो इसीलिए आपका जो इस
क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग, यानी मोल्टेन स्लैग को बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस में लाइम और स्टोन जो है ना वो अयस्क के साथ यूज करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।